बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे और ऑर्गेनिकली अचीव करेंगे। अभी उस व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बनाया हुआ जी हमने, इरफान हाशमी ऑफिशियल, कैसे भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर इरफान हाशमी टॉक्स को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। फिर पाकिस्तान में अदालती महाज पे आज जो कुछ होता रहा है इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि अब इस महाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एक इमरान खान के केसेस और दूसरा मखसूस नशिस्तें किस तरह बाकी जमातों में तकसीम की जाएंगी, इसका फ़ैसला होने जा रहा है। पहली खबर और इसकी तफसीलात जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रही हैं। कुछ रोज़ पहले अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत और वकला, सलमान अकम राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर और बाकी लोग जो थे वो सलमान डोगर साहब के पास गए और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की सज़ा मौतली और उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें इनको बाकायदा हम समात के लिए लगाएंगे और आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। अब खबर ये आ रही है कि 28 तारीख को छुट्टियाँ हो जाएंगी और उसके बाद शायद ये दरख्वास्त नहीं लगेगी और एक दिन रह गया और इसके अंदर भी अदालत की तरफ से दरख्वास्त नहीं लगाई गई। आज अदालत में हुआ क्या है? एक तो जी पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर एहतजाज भी किया और इस एहतजाज में सिर्फ खड़े होकर प्रेजेंस शो नहीं की गई बल्कि जजेस को आज़ाद करो का नारा लगा है। और उस मुल्क के अंदर जजेस आज़ाद नहीं हैं। आपको इस फ़ैसले और इसके ये जो खान साहब की दरख्वास्त है इसके ऊपर जो समात के लिए इसे मुकर्रर नहीं किया जा रहा, जो किसी और का फ़ैसला है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जजेस को आज़ाद करो। अलीमा बीबी, नूरीन खान डिप्टी स्पीकर, इसके अलावा ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची है। और अलीमा खान ने इस हवाले से क्या कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अलीमा बीबी की गुफ्तगू है इसे रिपोर्ट करना, क्योंकि इनकी गुफ्तगू को भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मुकम्मल सेंसर कर दिया गया और वहाँ पर भी पिक एंड चूज़ करके इंफॉर्मेशन जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर शेयर की जाती है। अलीमा बीबी कहती हैं कि चीफ जस्टिस ने वादा किया आज अल-कादिर ट्रस्ट केस सुनेंगे, लेकिन आज लिस्ट में नाम ही नहीं डाला गया। आप इन ओहदों पर इसलिए हैं कि लोगों को इंसाफ दें। अल-कादिर केस इसी हफ्ते लगाने का वादा चीफ जस्टिस ने किया, अब वो जब वादा पूरा नहीं करते तो हम हाई कोर्ट के बाहर बैठे हैं। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर ये दरख्वास्त जिसकी वो बात कर रहे हैं, अगर अल-कादिर ट्रस्ट केस लगा दिया जाता है जिसमें खान साहब को सज़ा हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये केस चलेगा। केस के अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात होगी और ये पाकिस्तान के अंदर अब किसी भी शख्स को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये झूठे केसेस थे और अदालतें इन केसेस को क्यों नहीं लगा रही। केसेस को इसलिए नहीं लगाया जाता कि जो सबूत और जिस बुनियाद के ऊपर प्रोसिक्यूशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर इमरान खान की इस दरख्वास्त के ऊपर अपना दिफा करेगी, वो सबूत ना मौजूद हैं और ना ही इतने मजबूत हैं कि इसकी बुनियाद पर इमरान खान को जेल में रखा जा सके। और मैं आपको ये जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि लीगल फ्रेटर्निटी जिन लोगों को इन्होंने कंट्रोल किया, इनके भी तो डाकिए जाकर कहते होंगे ना कि सर ये फ़ैसला ऐसे होना चाहिए, हम आपको इस मकसद के लिए लेकर आए, इस मकसद के लिए आपको इस कुर्सी पर बिठाया गया, तो अब वक्त आ गया कि आप भी इस महाज के ऊपर हमारा नाम रोशन करें। तो उनको बता दिया गया था कि अगर तुम आओगे अदालत के अंदर तो हमारे पास इतने सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है और जितनी फाइलें हमने पढ़ी हैं इमरान खान की और जो कुछ हमारे सामने है कि हम इस सज़ा को इसी तरह बरकरार रख सकें, हमें मुअत्तल करना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे लकूनास मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इस महाज के ऊपर लोगों को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए गुमराह किया जाए, तारीख पर तारीख दे दी जाए और ये भी एन मुमकिन है कि दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर ना की जाए और जब मुकर्रर नहीं होगी, छुट्टियां आ जाएंगी, तो फिर हम इस मामले को मज़ीद लिंगर ऑन कर सकते हैं। अब टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर या तो इस केस को चलाया जाएगा या फिर इस समात को इस तरह लगाना जो चाहिए वो नहीं लगाया जाएगा। फिर आपको ये भी बता दूं कि आज अली मीन गंडापुर भी पहुंचे हैं और कल रात मैंने एक छोटा सा सर्वे करवाया अली मीन गंडापुर के हवाले से, तो लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया, आप तमाम दोस्तों ने, कि ही इज़ अ रॉन्ग नंबर और आजमाए हुओं को आजमाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलती है। फिर कुछ दोस्तों ने इसको काउंटर भी किया और लोगों का ये ख्याल है, जो मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिहाई और इसके साथ साथ मुल्क में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, कि खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, किन लोगों पर इन्हिसार करें, वो कौन से ऐसे चराग हैं जिनको इस्तेमाल किया जाए रोशनी के लिए
और क्या अली अमीन गंडापुर के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद है, तो उसका जवाब अक्सरियत ने दिया कि ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर, आज उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने तो आपको पता चलेगा कि कितनी हार्ड लाइन इन्होंने ली है। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद को एक जमहूरी पार्टी कहती है। जो कुछ कैंप को आग लगाने वाला मामला था उसके तनाजुर में इन्होंने ये कहा कि पेशावर में खैमे जलाने वाली जो हरकत की है ये बहुत घटिया हरकत है, जमहूरी पार्टी ऐसा नहीं करती। पीपल्स पार्टी के ऊपर पेशावर रेड जोन में शेलिंग हुई, जो एसओपी के मुताबिक है वो मेरे हुक्म पर नहीं हुई, वो रेड जोन के मुताबिक हुई जो उसका एसओपी था। लेकिन उन्होंने इमरान खान की रिहाई का कैंप जला दिया, उन्होंने भुट्टो को आज दोबारा मार दिया। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मार दिया, मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो को आज इन्होंने दोबारा मार दिया। गंडापुर गुस्से में थे, उन्होंने कुछ बातें क्या कही जिससे आपको पता चलेगा कि यार एकदम से ये जमहूरी गंडापुर कैसे हो गए और दोबारा से वो तहरीक और बंदूक उठाने की बात करते हैं। गंडापुर ये कहते हैं कि मुल्क की तबाही मार्शल लॉ से आई। ये या मार्शल लॉ लगाते हैं या बंदे कंट्रोल किए जाते हैं। अच्छा, बंद कमरे और बंदे, ये दोनों काम होते हैं पाकिस्तान में। हुकूमतें गिराना बनाना इनका काम नहीं, इनका काम जंग लड़ना है, वो लड़ें। आप यहाँ घुसे हुए हैं, लोगों पर गलत पर्चे काटो, तशद्दुद करो, उठाओ, पार्टियाँ तब्दील कराओ। इस बार हम भी असलाह लेकर आएंगे क्योंकि हमें पता है कि आप गोलियां मारते हो, बेहतर है कि अपनी इसलाह करो, गलती को तस्लीम कर लो। अच्छा, IMF के हवाले से भी उन्होंने एक बात कही है कि जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उसकी आप कारकर्दगी दीगर सूबों में देख लें। और IMF ने जो इनके बारे में, इनकी हुकूमत के बारे में कहा, ऑब्वियसली एक डिफरेंट आपको सेट ऑफ गवर्नेंस जो है वो KP के अंदर नजर आएगा। और आपने अक्सर सुना होगा ना कि IMF के ये टारगेट्स हैं, 10 टारगेट्स पाकिस्तान को दे दिए गए, इनको पूरा करें। मैं कोशिश ये करता हूँ कि खबर को मैं आसान करके आपके सामने रख सकूँ। तो इन 10 टारगेट्स का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इनको पूरा करना है, जिसमें बिजली की प्राइसेस हैं, टैक्स आप कलेक्ट करेंगे, अगर आपने किसी लेवल पर सब्सिडी दी है आवाम को तो ये सब्सिडी वापस ली जाएगी, शाह खर्चियाँ बंद करनी पड़ेंगी। तो इस किस्म की शराइत IMF आपके ऊपर लागू कर देता है। फिर टैक्स कलेक्शन है कि टैक्स टारगेट आपने दे दिया कि इस महीने आपने अपने सूबे में, यानी जितने भी सूबे थे 18वीं तरमीम के बाद, ये टैक्स का जो हर सूबे की अपनी जिम्मेदारी है, तो कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे ये टारगेट आपको IMF देगा। उसमें पाकिस्तान की दीगर हुकूमतें, व्हेन वी कंपेयर दैट विद द KP, बहुत उन्होंने बुरा परफॉर्म किया। फिर दूसरी तरफ जो दोहरा म्यार है, इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये थी कि खान साहब के जब केसेस, आपको याद होगा कि 30 दिनों में बहुत सारे केसेस का फैसला कर दिया गया, ये शाहरुख, अर्जुमंद और फिर बहुत सारे ऐसे जजेज हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना काला कोट पहनकर स्याह किरदार अदा किया। और उस वक्त रात को भी केसेस 12-12 बजे, सुबह तारीख बदल जाती थी और केस की समाअत हो रही है। सर्दी है, केस की समाअत हो रही है, गर्मी है, केस की समाअत हो रही है, और रात की तारीकी से दिन के उजालों में आप दाखिल हो जाते हैं लेकिन केस की समाअत हो रही है। लेकिन अब जब इन दरखास्तों को लगाने की बारी आई, इमरान खान की अपीलें, तो कई महीनों से ये पेंडिंग है। इसीलिए आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे जो है एहतजाज देखा। एक तो जी 190 मिलियन पाउंड में एक सज़ा मौतली की दरख्वास्त है और जो सिरे से मुकर्रर नहीं की जा रही। वैसे इतलात के मुताबिक इमरान खान की तीनों बहनें नियाजुल्लाह नियाजी और सरदार लतीफ़ खोसा आज दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में उनके अदालत से उनके ऑफिस चले गए। अब मैं जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यकीनन एक डेवलपिंग स्टोरी है, कोई ना कोई इसमें तब्दीली आ चुकी होगी, वो भी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और अब उन्होंने एक वार्निंग ये जारी कर दी है कि अगर हमारी दरख्वास्त को नहीं लगाया जाता तो फिर आज हम यहीं बैठे हैं, धरना देंगे और हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है जिससे हमें महरूम रखा जा रहा है। और फिर मैं आपको एक खबर ये भी दूँ, पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर मुतज़ाद खबरें आपने पिछले 1.5 बरसों में सुनी, तारीखें लोगों ने दी। अब तहरीक को कब चलाया जाएगा इसके हवाले से भी मुख्तलिफ तारीखें जो हैं वो दी जा रही हैं। अब आपको ना किसी धड़े से बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी लोग ना तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं इन लोगों से बात कर के। मुख्तलिफ धड़ों में मुख्तलिफ नज़रियात आपको मिलते हैं और तारीख के हवाले से एक डिफरेंट किस्म की हर धड़े की एक अप्रोच है। और सारे तकरीबन मेरा जो एनालिसिस है ये रॉन्ग नंबर्स हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ ने हालात के साथ समझौता कर लिया, कुछ हालात के मारे हैं, कुछ लोग दोनों तरफ से विकेट के खेल रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं, यानी बंदा आवाज़ार हो जाता है ना कि यार इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग वोट क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते ना, क्या सुनने को मिलता है कि यार इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता और मेरा वोट जो है तब्दीली नहीं लेकर आएगा। इस जमात के अंदर भी अब बहुत सारे लोगों का ये एक नज़रिया जो है बन चुका है। तो अब आपको इन लोगों के पास जाने की, किसी भी धड़े के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो खबर बाहर आ रही है इमरान खान की रिहाई के हवाले से और फिर जो तहरीक चलाने के हवाले से, साहबजादा हामिद रज़ा साहब
उन्होंने एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन दिया है। और ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ऑब्वियसली खान साहब और अलीमा खान की जो मुलाकात हुई उसके बाद इनको भी ब्रीफ किया गया होगा ना। और हामिद रज़ा साहब ये कहते हैं कि इस दफ़ा हम तहरीक इस्लामाबाद में नहीं चलाएंगे, सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ रुख जो है वो नहीं किया जाएगा, बल्कि हमें पूरे मुल्क में रुख करना है। अब इसका ना मतलब क्या था और वजह क्या बनी? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जो कोर कमेटीज़ और सियासी कमेटीज़ के इजलास हुए, वहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया कि जब भी हम KP से निकलते हैं और एक सूबे के ऊपर इंतज़ामी लिहाज से, जमहूरी लिहाज से और इसके अलावा जो पूरा बर्डन है वो एक सूबे पर पड़ जाता है। अगर नाकामी हो तो सारी जिम्मेदारी एक शख्स पर डाल दी जाती है, और अगर कामयाबी हो तो फिर पूरा मुल्क जो है पूरे धड़े इसको डिस्ट्रीब्यूट यानी उसका दावेदार बनते हैं। तो इस दफ़ा हमें पूरे मुल्क में तहरीक चलानी है। इसके साथ एक और भी चीज़ जो डिस्कस हुई वहाँ पे बड़ी तफसील के साथ, जो मेरी सोर्सेज से बात हुई, जो मुख्तलिफ लोगों से जिन पे मैं रिलाई करता हूँ कि ये ख़बर ठीक देते हैं और फिर उसको हम काउंटर भी चेक करते हैं, और मुतादिद दफ़ा वो ख़बरें ठीक निकली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी सूबों में एहतजाज ना करके मैदान खाली छोड़ दिया, और उसका फ़ायदा सिंध की सरकार को पहुंचा, पंजाब की सरकार को पहुंचा, बलूचिस्तान की सरकार को पहुंचा, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं पहुंचा। और जब आप पूरी तवज्जो एक सूबे की तरफ और एक सूबे से ज़ोर लगाते हैं तो उनकी तवज्जो भी एक सूबे की तरफ होती है, और फिर चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। इसका नुकसान किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, तहरीक इंसाफ को पंजाब में भी हुआ। अगर बाहर लोग निकलते एहतजाज करते तो एक डिफरेंट सिचुएशन होती। अब साहबजादा हामिद रज़ा साहब ये कहते हैं कि इतनी बड़ी तहरीक होगी कि वो इस्लामाबाद का रुख करने से पहले आधे रास्ते होगी और बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे जब कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में मंगवाए गए तो इन कागजात पर लिखा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिस पर आयशा मलिक और 4 दीगर जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपका केस तो बढ़ गया। अब ये वजह क्या बनी, इसकी तफसीलात आगे चलकर केस के हवाले से भी मैं आपके सामने रखूँगा। वो कहना क्या चाह रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि माजी में क्या हुआ, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि ये तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, इनका ताल्लुक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है ही नहीं। इनका मौक़िफ़ ये था कि हमारे कागजात को तब्दील किया गया, और पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्म 47 की हुकूमत बना सकते हैं वो कागजात को क्या तब्दील नहीं कर सकते। तो उस वक्त भी ये मामला, जब ये फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के केस का, इसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में उठाया गया। शायद ये पहला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फ़ैसला होगा जिसमें आपने जजेस की तादाद को भी तब्दील कर दिया, हैयत को भी तब्दील कर दिया, और जितने भी अदालती रमूज़ हैं उससे हट कर ये फ़ैसला जो है वो लाने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको फिर से एक खबर ये भी दे दूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने, चूँकि ये एक माहौल बना हुआ है और इस माहौल के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुत्तहद नहीं है, इनका मकसद सिर्फ इमरान खान को बाहर लाना है। तो बिल्कुल ठीक है ना, इमरान खान को ही तो बाहर लाना है, और इमरान खान को बाहर लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम क्या अचीव करेगी? इस मुल्क की क़यादत जमहूरी तरीके से उस क़यादत के हवाले की जाएगी जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। वो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का जो फ़ैसला है वो इमरान खान है। फ़ैसले जमहूरी अंदाज में हो। अब ये पाकिस्तान के अंदर माहौल सर देख लें कैसा है, वक्त कैसा आ गया कि राना सनाउल्लाह जो इलेक्शन में हारे हुए हैं और वो पाकिस्तान की आवाम को बता रहे हैं कि इनका मकसद इमरान खान की रिहाई है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमत आएगी अगर आप 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम करते, जैसा आपने अपनी हार को तस्लीम किया, उसी तरह इस इक़्तिदार की हार को भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा। तो राना साहब की ये बात कि जनाब कोई तहरीक नहीं चलेगी, ये मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है, बिल्कुल तकसीम है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उसकी मकबूलियत है, इमरान खान की मकबूलियत है, और वो वोट बैंक जो इमरान खान के नाम पर लोग जो हैं उसके साथ अटैच किया, लोगों ने अपना जो वोट था वो इमरान खान को दिया। मैं भी आपको एक खबर ये भी दे देता हूँ कि मखसूस नशिस्तों का केस है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, और कुछ फ़ैसले तहरीरी तौर पर बाहर आ गए, ये मैं पढ़ देता हूँ और आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त अदालत में क्या हो रहा है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा कि अदालत की जो इस वक्त कार्रवाई है वो फ़ैसला किस तरफ जा रहा है, और हमें इस समाअत और इस जजमेंट से क्या पता लगता है। अक्सरियती जजमेंट के पैराग्राफ 117 में लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ हमारे सामने थी, तो मुझे बतौर तहरीक इंसाफ के वकील के नोटिस होना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि मुझे क्यों नोटिस नहीं हुआ। मैं अब तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से कंक्लूजन दूंगा। ये उसमें मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजमेंट के पैराग्राफ 117 में लिखा हुआ है। हामिद खान साहब ने इस पे कहा कि इलेक्शन कमीशन को जजेस ने वजाहत दी थी कि तहरीक इंसाफ पार्टी है,
तो इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ को फरीक बनाना चाहिए था, जो कि उन्होंने जानबूझकर नहीं बनाया। अच्छा, इसमें अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उनकी तो सारी गलती उनकी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त गलती ये हुई कि इन्हें भी बतौर फरीक अदालत में अपने आप को शामिल करवाना चाहिए था, यानी बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज़ाद, ये जब गेम उस वक्त शुरू की गई तो जो इसका मेन प्लेयर था उसे ये बात मालूम थी कि हम 26वीं तरमीम या जजिस को अगर कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो आने वाले कल में इन मखसूस नशिस्तों को भी हम अपनी तरफ यानी फ़ैसला अपने हक़ में ले सकते हैं। तो आज आप देख लें कि 26वीं तरमीम हुई, जजिस उनके आ गए और उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस का पूरा हुलिया जो है वो तब्दील करके रख दिया। फैसल सदीकी साहब ये कहते हैं कि अदालती तारीख का अनोखा वाक़या है। मेरे सामने रिव्यू सुनने वाले 11 में से 6 जजेस वो हैं जिन्होंने मेन केस सुना ही नहीं था। ये सब अदालती ढांचा तब्दील होने के बाद हो रहा है। मैं तफसील से बात करूंगा ताकि 6 जजेस के सामने भी सारी बातें आया हो सकें। मखसूस नशिस्तों के हवाले से मेन केस में सवाल तमाम मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं बल्कि मखसूस तादाद में नशिस्तों से मुतल्लिक था। तनासुब के अतबार से अलॉट की गई थी और वो तनासुब पार्लियामेंट में जीत कर आने वाली नशिस्तों की तादाद के हिसाब से था। आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की और इस सूरत हाल में मखसूस नशिस्तों की हैसियत पर सवाल उठाया गया। नंबर 1, 4 ऑप्शन थे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अच्छा, अब ये फैसल सदीकी साहब क्या कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें, आपको याद होगा ना कि उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पार्लियामान में मौजूद नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म को उन्होंने ज्वाइन किया तो फिर मखसूस नशिस्तें भी इनको दी जाएंगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इन मखसूस नशिस्तों पर भी हमारा हक है। अपने तनासुब से ज़्यादा जो आइन और कानून जितनी उन्हें नशिस्तों की इजाज़त देता है, अगर 4 की इजाज़त थी तो वो ये कहते हैं कि ये 4 नहीं हमारी 6 बनती हैं। एक जमात जिसकी पार्लियामान के अंदर 1 नशिस्त बनती है वो ये कहती है कि नहीं हमारी 1 नहीं 3 बनती हैं, यानी काफ लीग। तो इस तनासुब से बाकी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातें क्लेम कर रही हैं। नून लीग जिनकी अगर 4 सीटें बनती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं 4 नहीं हमारा 8 के ऊपर हक है और इस पर मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसला दिया गया। 4 ऑप्शंस क्या थे? पहला ऑप्शन, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाती चूँकि आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। नंबर 2, मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को तकसीम कर दी जाती जो उनके तनासुब के अतबार से ज़्यादा बनती थी, जो कि गलत है। नंबर 3, मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दी जाती जो कि एक इनकम्प्लीट हाउस होना था और फिर एक ऐसा ऐवान जहाँ से कानून साजी हो रही है जिसकी तादाद पूरी नहीं, वो किस तरह से कानून साजी कर सकता है उस मुल्क की जहाँ पर आवाम नुमाइंदों को पार्लियामान में इसलिए भेजती है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी हो सके, तो वो ऐवान इनकम्प्लीट है। तो वो कोई भी अगर आप कानून साजी करें तो वो भी इनकम्प्लीट होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसा आपके सेनेट के इंतखाब के अंदर केपी का हक मारा जा रहा है और जितनी भी कानून साजी होती है वो तमाम की तमाम गैर कानूनी है, गैर आइनी है। चौथा ऑप्शन क्या था कि मखसूस नशिस्तें 13 में से 11 जजेस के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की और काजी साहब का फैसला असल जड़ क्या था ये भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको याद आ जाए कि माजी में काजी साहब करके क्या गए हैं और उन्होंने किस तरह फसाद का एक बीज बोया और ये महाज खोल कर चले गए। 13 जनवरी साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में बेंच का इंतखाबी निशान वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गले की हड्डी बना हुआ है। पहले काजी फैज़ ईसा वजाहत देते रहे कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस देखा था जिस पर सिर्फ निशान वापस हुआ, पार्टी मौजूद थी। फिर जस्टिस मुसर्रत हलाली जो इस वक्त बेंच का हिस्सा थी उस वक्त वो भी कल यही वजाहत दे रही थी। आज जस्टिस जमाल मंदुखेल भी यही वजाहत दे रहे हैं। ऐसा फैसला देना ही नहीं चाहिए जिसकी पूरी ज़िंदगी आपको वजाहतें देना पड़े। मुसर्रत हलाली ने तो ये भी कह दिया था ना कि इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कल उन्होंने ये बात जो है वो कही, हालांकि उस फैसले में वो ख़ुद भी शामिल थी। हकीकत ये है कि 13 जनवरी का फ़ैसला मखसूस नशिस्तों समेत मुख्तलिफ सियासी तकनीकी झगड़ों की जड़ है। ये सर इस अदालत को ना ताला लगाएं और वहाँ पर मेड इन चाइना, क्योंकि चाइना का दौर शुरू हो चुका है, तो मेड इन चाइना वो ताला हो और पाकिस्तान में सर आप इंसाफ को भी इम्पोर्ट किया जाए। बाहर की अदालतों को और जजेस को आप इंपोर्ट करें तभी आपको इंसाफ मिल सकता है। इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा जो अपने कानून बना रहे हैं, अपनी आइनी इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे जजेस जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम सबसे जो बुनियादी सिस्टम की हकाई है, जिसकी वजह से सिस्टम है, जिसकी वजह जमहूरियत की जो बुनियाद होती है, आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया।
आपने अवाम को उनकी नुमाइंदगी से महरूम कर दिया। आपने पाकिस्तान की अवाम, ये उनका केस है जिसमें ये 3 जजेस फरीक बनकर ये अपने फैसले की वजाहत दे रहे हैं। मुझे आज भी वो अल्फाज नहीं भूलेंगे। आपको याद है ना कि जब काजी ने बुलाकर उन लोगों को कहा कि इलेक्शन लड़ना चाहते हो? जी सर, पक्की बात है, जी सर। 25 करोड़ अवाम गई खड्डे में, आपने खड्डे में डाल दिया उन्हें, और आपने 2-3 लोगों की बात को मुकद्दम जानते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस बल्ले के निशान को छीन लिया। और आज आप कहते हैं जी कि हमने तो बड़ा तारीख और ये और वैसा फैसला दिया। कुछ तकनीकी गलतियां हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर आपने बैंक का चलान जमा नहीं करवाया वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखें कि जिस मुल्क के अंदर 25 करोड़ आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आप बैंक के चलान और रसीदों पर आप लेकर आएँ और कहें कि पैसे जमा नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 10,000 दफ़ा अगर आप कहें ना तब भी ये इलेक्शन करवा दें, तब भी काजी जैसे जजेस जो हैं इस फैसले को जो उन्होंने माजी में दिया, ये दोबारा फैसला दिया जाएगा। क्योंकि मकसद ये था इस्टेब्लिशमेंट का कि इसी तरह बल्ले का निशान छीन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए। और आज भी व्यूअर्स, ये आपने बात याद रखनी है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, इसके अलावा कोई इनका ताल्लुक़ नहीं है इमरान खान की रिहाई से, इमरान खान को डील के हवाले से, और अब तहरीक को भी कमज़ोर करने के लिए ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट की जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो मास्टरमाइंड था, जो आर्किटेक्ट था इस पूरी तहरीक को सबोताज करने वाला, कि कन्फ्यूजन क्रिएट करो अदालती महाज पर माजी में बल्ला छीन कर, और आज इमरान खान की रिहाई की झूठी खबरें चलवा कर, और फिर मुज़ाकरात की कहानी बताकर, फिर अमेरिका से वफ्द आ रहे हैं इमरान खान को मिले, और फिर ये भी बाज़ बड़े सहाफ़ियों ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब वो तो देखें एक वफ्द मिलकर आया है और इमरान खान से ही रिक्वेस्ट की गई। तो ये कहानी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की अदालती महाज से, जो इस वक्त सिलसिले हमारे सामने हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक ख़बर ये भी दे दूँ जो भारत में कुछ चीज़ें सामने आई। एक तो जी मोदी ने गुजरात के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, सुख की ज़िंदगी जिएँ, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। ये उसके अल्फाज हैं। आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, इसका जवाब आपको दिया गया, आइंदा भी आप हमला करेंगे, इसका भरपूर तरीके से जवाब आपको दिया जाएगा। दफ्तर खारजा ने जी इसका जवाब दिया, और वो ये कहते हैं कि जोहरी रियासत के सरबराह की नफरत अंगेज़ बयानात काबिल अफसोस हैं और ख़तरनाक रुझान है। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है, मगर पाकिस्तान किसी भी ख़तरे का मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने की भरपूर सलाहियत जो है वो रखता है। मैं भी आपको एक ख़बर ये भी दे दूँ, और ये भारत से ही खबर आ रही है, और PF पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की बात हो रही थी। तो ये भारत के अंदर से एक गवाही आ गई है, और भारतीय इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का जी बयान एक इम्पॉर्टेंट गवाही है। वो ये कहते हैं कि अजय साहनी इनका नाम है, कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की भारतीय मीडिया का दावा गलत है, क्योंकि नुकसान 20% से बहुत कम है। भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत में अस्करी मामलात में समझने वाला कोई भी नहीं है। अजय साहनी ने कहा कि भारतीय हुकूमत हर काम का सेहरा अपने सर लेने की कोशिश करती है, और मौजूदा सूरत हाल में भारत वाज़े तौर पर हार रहा है, और सफारती लिहाज पर महाज पर भी हार चुका। आप अगर राहुल गांधी साहब की बात उठाकर देखें ना, ये आपकी ओपोजिशन जमात का ये बंदा है, ओपोजिशन जमात है। वो क्या कहता है जी राहुल गांधी, कि भारतीय खारजा पॉलिसी नाकाम, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी हुकूमत बुरी तरह हार चुकी है, और भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। सोशल मीडिया एक्स पर ही उनका पैगाम जारी हुआ। JS शंकर से सवाल पूछते हुए उन्होंने लिखा दोबारा से कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी मुल्क ने साथ क्यों नहीं दिया। कांग्रेस रहनुमा मजीद उन्होंने ये कहा कि वज़ीर ख़ारजा बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करने के लिए किसने कहा था। तो ये जवाब आपको वहाँ से नहीं मिल रहा। अपना ख्याल रखें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं व्यूअर्स ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है। माई अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। कुछ दिनों में हम वापस लंदन में होंगे। इस वक्त मैं स्पेन में मौजूद हूँ, तो इंशाल्लाह हमारी वीडियोस की ऑडियो वीडियो क्वालिटी, मैंने वैसे कल चेक किया है, ऑडियो भी ठीक थी, वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी में मुझे लग रहा था, लेकिन ऑडियो परफेक्ट थी, विच इज़ द मेन की। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।